हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वह किस प्रकार से आया हुआ है। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर ली है जिसमें हमने डीएलएड का जो फर्स्ट पार्ट अर्थात जिसमें जीएस का पोर्शन था उसको हमने सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। शिक्षण अभिरुचि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और यही सबसे अच्छा भाग होता है डीएलएड का जिसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह ना समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा। पहला ऑप्शन है भारी उबा हुआ, दूसरा ऑप्शन है उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए और तीसरा ऑप्शन है वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के लिए अफसोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। अर्थात जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है और यदि बच्चों की समझ में नहीं आता है तो शिक्षक का यह कर्तव्य है, यह दायित्व बनता है कि वह अपने जो शिक्षण जो तरीके हैं, टीचिंग जो मेथड है उसको चेंज करे। तो इस प्रकार से इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा कि वह अपना टीचिंग जो मेथड है उसको चेंज कर ले। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। अर्थात जब शिक्षक होमवर्क देता है बच्चों को तो वह उसकी मात्रा अर्थात कितना होमवर्क देना चाहिए और किस प्रकार का होमवर्क देना चाहिए यह किस पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों के मतों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु की जटिलता द्वारा और ऑप्शन नंबर सी है गृह कार्य से उत्पन्न होने वाली अधिगम द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है कक्षा के कालांश द्वारा। तो निम्नलिखित कथनों पे अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। अर्थात जब टीचर जो है होमवर्क देता है बच्चों को तो वह सबसे पहले यही देखता है कि होमवर्क से बच्चे कितना सीख रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है वह बच्चों को क्या करता है या उस अकॉर्डिंग बच्चों को क्या देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं अर्थात जब शिक्षक क्या करता है शैक्षिक क्षेत्र में अवलोकन करता है तो हमें उससे क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे उचित कथन जो है वह ऑप्शन नंबर डी है। अगर जब हम ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हम अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो परीक्षा ली जाती है या हम कह सकते हैं जो मूल्यांकन किया जाता है उससे यही अर्थ निकलता है, उससे यही परिणाम निकलता है कि बच्चे का जो विकास है वह सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके कारण शिक्षक क्या करता है अपने टीचिंग मेथड में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, ऑप्शन नंबर ए उनमें प्राय विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। ऑप्शन नंबर बी है वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं, वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर डी है उनमें उपरोक्त सभी बातें होती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। अर्थात जब अध्यापक कक्षा अर्थात ऐसे टीचर जो शिक्षण में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो उनका वो क्या करते हैं अपने जो छात्र होते हैं उनको अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो
उसका कठिनाई स्तर क्या होगा। अगर प्राथमिक अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको पढ़ना लिखना सिखाना है तो उसका स्तर अर्थात पढ़ाई का स्तर किस ओर होगा, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त के क्रम में, अर्थात अमूर्त और मूर्त में अंत ये होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी मूर्त या जैसे प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाना या अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बात करना। अप्रत्यक्ष चीज़ यानी अमूर्त और मूर्त यानी प्रत्यक्ष चीज़ें। बी ऑप्शन है कठिन से सरल के क्रम में हो। सी ऑप्शन है सरल से कठिन के क्रम में हो। और डी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य के क्रम में हो। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये शिक्षण सूत्र हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल से कठिन के क्रम में हो। क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो हमें सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, सरल सरल सी चीज़ें पढ़ानी होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर हमें बच्चों को कठिन के क्रम में जाना होगा, यानी कठिन विषय वस्तु को पढ़ाना होगा। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, पहला ऑप्शन है किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है। बी ऑप्शन है क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। और सी ऑप्शन है सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। डी ऑप्शन है पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जब सीखने सिखाने के दौरान जब शिक्षा क्या करता है, बच्चों का आकलन करता है, तो उसे क्षमताओं, बच्चों की जो क्या क्षमताएं हैं, किस प्रकार से वे क्या करते हैं, ज्ञान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो सीखने की कमी होती है, बच्चों में क्या सीखने में कमी आ रही है, उसकी पहचान करने में शिक्षक को क्या होती है, सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यापक आकलन का अर्थ होता है, तो व्यापक आकलन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। बी ऑप्शन है बच्चे की समेकित प्रगति के बारे में जानकारी। सी ऑप्शन है बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति की जानकारी। तो व्यापक का अर्थ होता है दोस्तों सभी, अर्थात बच्चे का सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यापक आकलन का अर्थ है बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानना, अर्थात बच्चे का सभी दृष्टि से किस प्रकार से विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। सी ऑप्शन है बच्चों को आकर्षक पुस्तकों से पढ़ाया जाए। और डी ऑप्शन है बच्चों को स्नेह और मृदु भाषा में पढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यही होता है बालक को केंद्र में रखकर आपको क्या करना है, शिक्षण कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में क्या होता है, जब हम दो बच्चों में या कई बच्चों में आपसी क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो उनसे बच्चों में क्या होता है। पहला ऑप्शन है हीन भावना जागृत होती है, यह भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है द्वेष की भावना जागृत होती है, तो ये भी सही है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यह कथन आपका क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर हम बच्चों में पारस्परिक तुलना करेंगे तो एक बच्चे क्या होते अपने आप में क्या हो जाएंगे, एक तो द्वेष की भावना उनके अंदर जागृत हो जाएगी और हीन भावना उनके अंदर विकसित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए पहला है विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना। और ऑप्शन नंबर 3 है सोचने विचारने का नवाचारी तरीका। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी मुख्य विशेषता यही होती है, वह उच्च बुद्धिलब्धि के होते हैं। इस प्रकार से देखें तो तीनों कथन इसके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कक्ष में बच्चों की धारणा दर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षक बच्चों को कक्षा में रोज़ आने के लिए कहे। बी ऑप्शन है कक्षा में उपस्थित ना होने वाले विद्यार्थियों को दंड देना। सी ऑप्शन है कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। और डी ऑप्शन है जो बच्चे कक्षा में नियमित उपस्थित हो उन्हें ही अभिप्रेरित करना। तो ये कथन आपका गलत है, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में नियमित रूप से और एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप ही आपको क्या करना, शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसका अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड हो, जो बच्चों को नियंत्रित कर सके, उसकी शिक्षण में रुचि हो और अपने विषय में पारंगत हो। डी ऑप्शन है अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों को अनुशासित रख सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि उसका जो होगा शिक्षण में रुचि होना जरूरी है तथा अपने विषय में क्या हो, पारंगत हो। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में ज़रूरी है कि शिक्षक क्या करें, हमेशा ICT का प्रयोग करें, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, विषय को मौखिक एवं लिखित रूप में पढ़ाएं, रोज़ कक्षा में आए। सभी कथन सही है, लेकिन जो इसमें से सबसे उपयुक्त कथन है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत हमें बच्चे को केंद्र में रखना होगा। तो कक्षा में बच्चों को क्या करना, प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि जब हम बच्चों से मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं तो उनकी किन क्षमताओं को हम जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सुनने और दोहराने की क्षमता, ये भी सही है। बी ऑप्शन है सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने व उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता। सी ऑप्शन है सही उत्तर बताने की क्षमता, याद किए हुए जानने की क्षमता। डी ऑप्शन है सही उत्तर बताने, सुनने, बोलने की क्षमता। इस प्रकार से देखिए तो सबसे उपयुक्त कथन जो है वह ऑप्शन नंबर बी है, सुनने, दोहराने व निर्देशों को जो समझने व उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्पदृष्टि अर्थात मतलब जो कम देखता है बाधित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बालक है जो बहुत कम या कम अल्पदृष्टि यानी कम देखता हो, तो आप कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा होगा उसको अपने शिक्षण के दौरान। तो पहला ऑप्शन है उसको श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे, ये भी सही है। उसको भावन बच्चों के बीच बैठाएंगे। सी ऑप्शन है जहां वह रोज़ बैठता है वहीं बैठने देंगे। और डी ऑप्शन है उसको श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसे क्या करेंगे, सबसे आगे या श्यामपट्ट के नज़दीक बिठाएंगे और ऐसे अक्षरों का प्रयोग करेंगे ताकि वह अच्छे से देख सकें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी। यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी, यानी दोनों कथन आपके सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। तो स्व अभिप्रेरित बच्चे के क्या लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है वो हर कार्य को करने में उत्साहित हैं, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है डांट के भय से कार्य करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों को नई कक्षा में प्रवेश देना, बच्चों के उपलब्धि स्तर को जांचना,
सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, बच्चों ने कितना प्रतिशत प्रश्न पत्र सही किया यह देखना। सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर हम देखें आकलन का तो सीखने के दौरान ऑप्शन नंबर सी, सीखने के दौरान हमें उनकी कमियों को उनकी पहचान करना ताकि बच्चों को सीखने में क्या कठिनाइयाँ हो रही है और उसका किस प्रकार से हम निराकरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है यानी सबको समान शिक्षा देना, सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। और तीसरा है सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वह अपनी योग्यता के अनुसार क्या करें, शिक्षा प्राप्त कर सके, और सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है। उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। बी ऑप्शन है शिक्षण का अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। सी ऑप्शन है शिक्षण का अर्थ है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के विचारों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर शिक्षण के संदर्भ में हमें देखना है कि शिक्षण के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। अगर हम चारों ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे उपयुक्त कथन वही है शिक्षण के दौरान उत्तम शिक्षण, यानी उत्तम शिक्षण वही है जिसमें टीचर और स्टूडेंट क्या हो, बिल्कुल दोनों के दोनों क्या हो, एक्टिव हो। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र और शिक्षक क्या हो, बिल्कुल एक्टिव हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, पहला ऑप्शन है शिक्षक नैतिक गुणों से संबंधित कहानियाँ सुनाए। बी ऑप्शन है स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करे और विद्यार्थियों को भी अभिप्रेरित करे। सी ऑप्शन है समय समय पर विद्यार्थियों को नैतिक गुणों पर सामग्री एकत्रित करने के लिए कहे। और डी ऑप्शन है आपका आध्यात्मिक विषय पर शिक्षक बच्चों से बातचीत करे। इस प्रकार से देखें तो यदि हमें बालकों में विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास करना है तो सबसे पहले हमें स्वयं नैतिक गुणों को स्वीकार करना होगा, यानी नैतिक गुणों का पालन करना होगा। और उसके पश्चात हमें विद्यार्थियों को नैतिक गुणों का विकास करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है, यानी तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, उसे क्या करना चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपना सिलेबस समय पर पूरा नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। बी ऑप्शन है जहां तक पढ़ाया है वहीं तक के प्रश्न पूछने चाहिए। सी ऑप्शन है अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बच्चों को बताने चाहिए। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम चारों कथनों को देखें तो सबसे उपयुक्त जो कथन है वह ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलानी चाहिए। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को ऐसे ही उत्तर दे देना चाहिए। बी ऑप्शन है उसे डांट कर बैठने के लिए कहना चाहिए। सी ऑप्शन है उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएं। और डी ऑप्शन है उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। इस प्रकार से चारों ऑप्शन देखें तो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, हमें विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर विस्तार के अध्ययन के बाद, अर्थात एक बार वह अध्ययन कर ले उसके बाद पुनः बताएं। अगला क्वेश्चन है यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है इस विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, इस ओर ध्यान नहीं देंगे,
सी ऑप्शन है उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे और डी ऑप्शन है उसका नाम उपस्थिति पंजिका से काट देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे उपयुक्त कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। यदि कोई बालक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो सबसे पहला एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अनुपस्थित रहने का कारण जाने, उसके बाद ही वह कुछ एक्शन ले। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। जब कभी होता है क्या है कि विद्यालय में जो पीटीए अर्थात शिक्षक अभिभावक बैठक जो होती है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को बच्चे के विषयवार अंकों के बारे में सूचना देना। बी ऑप्शन है बच्चे के सबल पर एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। और सी ऑप्शन है बच्चे जिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं केवल यह बताना। और डी ऑप्शन है बच्चे की उपलब्धि को ही बताना। तो इस प्रकार से देखें चारों कथनों में सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका बी है, बच्चे के सबल एवं कमजोर, यानी दोनों पक्षों के विषयों के बारे में हमें अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए।